एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण, तदुपरांत गुरु मंत्र। ओ, 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 वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शितः स्वात्मां सुखावबोधे, निःश्रेयसे जाङ्गलिकायमाने संसार हलाहल मोह शान्त्यै, आबाहु वृषकारं शङ्खचक्रास्यधारिणम्, सहस्रं शीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्, प्रणमामि पतञ्जलिम्। Rub your palm on your face. दोनों हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। सभी का स्वागत है आज के इस न्यू टॉपिक थेरेपेटिक योगा के इस सेशन में। आ, आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हम फंडामेंटल चीज को समझेंगे, सिलेबस क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्या होता है थेरेपेटिक योगा, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। आ, कोई एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताएंगे योगा थेरेपी होता क्या है एक्चुअली, क्या समझते हैं ये, थेरेपेटिक योगा से क्या समझते हैं? जया जी बताइए। सर, थेरेपेटिक योगा वो होता है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो रहती हैं जिसको योग के निश्चित पोस्चर्स के थ्रू और आसनों के थ्रू हम उसको ठीक करते हैं। सर, ज्यादातर जैसे बैक रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनमें 100% क्योर मिलता है हमें थेरेपेटिक योग से। ठीक है। शिवाली योगा जी, आप बताइए आप क्या समझते हैं? शिवाली योगा, ठीक है। अशरफ आप बताइए। मेरी आवाज जा रही है ना? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलो, यस सर, आ रही है बस। सर आ रही है ना? हाँ अशरफ बताइए। मैं आप लोग का सर बस थोड़ा आईक्यू थेरापी चेक करता हूँ, चेक कर रहा हूँ कि भाई आप क्या, आपका थिंकिंग क्या कह रहा है। थेराप्यूटिक योगा मतलब चिकित्सकीय योग जिससे आसन प्राणायाम मुद्रा षटकर्म इत्यादि के द्वारा विभिन्न प्रकार रोगों की उपशम किया जाता है। अप्रोक्स ठीक है, ठीक है, इट्स नॉट 100%। अच्छा, एक और प्रश्न आप लोगों के बीच है कि इज इट थेरेपेटिक योगा इज अल्टरनेटिव थेरेपी, क्या योगा थेरेपी जो है एक अल्टरनेटिव थेरेपी है? यस या नो? यस सर। कैसे? सर अल्टरनेटिव थेरेपी पे तो जैसे कि एक पॉइंट पे प्रेशर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूप्रेशर भी अल्टरनेटिव है, योगा भी अल्टरनेटिव है। So, जो ये सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज में आते हैं, ठीक है। अदर थेरेपीज के साथ इसे भी कर सकते हैं, मानसू जी कह रहे हैं। अच्छा, तो इसको अल्टरनेटिव क्यों कहते हैं, मतलब मेन क्यों नहीं कह सकते हैं? एक मतलब होता है ना, आप लोग सुना होगा कि योगा इज अल्टरनेटिव थेरेपी, भाई क्यों अल्टरनेटिव का क्या मतलब है?
ये मैं जानना चाहता हूँ। वर्तिका शर्मा जी, तो क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे ना आपका, फिर वो नहीं आएगा। फिर समझने का प्रयास करो, हर चीज को समझना, रटने से कुछ मतलब नहीं है। बताइए, क्यों है अल्टरनेटिव थेरेपी योगा? सर ये जब जब हमारे यहाँ पहले पुराने वैदिक काल में तो ये हमारी मुख्य ही चिकित्सा थी, पर जैसे जैसे समय बदलता गया तो इसका प्रचार थोड़ा कम हुआ, तो इसको अल्टरनेटिव थेरेपी में कर दिया। मुख्य चिकित्सा को एलोपैथिक को मुख्य चिकित्सा कर दिया, इन सबको जो एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर ये सब फिर उसमें आ गए हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी में। अच्छा, तो ये मेन देखो थेरेपी हिमांशु, इसलिए Actually, कह सकते हैं ना कि जैसे जब हम एलोपैथी लेते हैं तो उसका इफेक्ट्स हमें बहुत जल्दी मिलते हैं, और आयुर्वेदिक योग और ये सब चीजें हैं जो अपने प्रभाव धीरे धीरे छोड़ते हैं, इसीलिए इसको अल्टरनेट उसमें लिया जाता है कि इमीडिएट क्योर नहीं मिलता। पर सर अगर हम इस पे चलें तो हम फिर एलोपैथिक पे जाएंगे ही नहीं ना। अगर हम इन थेरेपी का यूज करें तो हमें एलोपैथ का लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, सबके लिमिटेशंस होते हैं ना। आज मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, हर चीज का लिमिटेशंस है। ठीक है, योगा का भी लिमिटेशंस है। आप हर जगह आप योगा को नहीं ले, आप इंजर्ड हो गए, सीवियर पेन है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो वहां तो आप नहीं कर सकते ना। पर सर तो अगर हम हिमांशु बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी और थेरेपी के साथ हम योगा को इंक्लूड कर सकते हैं। आपको मैं आज कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे साइकोसोमेटिक डिजीज है, सोमेटोसाइकिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, उसमें योगा को एक अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं कि आप दूसरे थेरेपी तो ले ही रहे हो, साथ में ये करो तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन हम लोग आजकल क्या है ना, आप देख लो बहुत लोग जो योगा इंस्ट्रक्टर, नहीं मैं तो अकेला ही ठीक कर दूंगा हर चीज, खुद ही मास मतलब अकेला, ये एक्चुअली नहीं होता। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, आज के मेडिसिन में ना इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। हमारा मोटिव क्या है? पेशेंट को ठीक करना। ठीक है, तो हमारे पास जब भी, मैं यहाँ एम्स में रहता हूँ, हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं तो रेफरल बहुत आते हैं। ऐसा होता है तो कोई अपने पेशेंट, जैसे कि होम्योपैथी से भी हमारे पास रेफर आते हैं, आयुर्वेद से आते हैं, एलोपैथी से आते हैं हमारे पास रेफर होके। ठीक है, और वो फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है सबका, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि आप ये थेरेपी तो ले ही रहे हो, आप साथ में योगा करो, तो आपका क्या होगा, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होगा, जल्दी आप क्योर होगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ क्या है, मेंटल भी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। मेंटल के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी पे भी, वही चीज मैं बता रहा था, साइकोसोमैटिक डिजीज भी आजकल बहुत देखने को मिलता है। वो सब चीजों में ना योगा बहुत हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीजें, तो वो वही सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे इस सब प्रॉब्लम्स पे हम योगा कैसे दें। ठीक है, और हमारा दूसरे थेरेपी के साथ भी हम इसको दे सकते हैं, सिर्फ सिर्फ योगा ही नहीं। ठीक है, तो आप एक्चुअली देखो, हमारा टॉपिक ही है योगा थेरेपी, थेरेपेटिक योगा, तो योगा बेस्ड रहेगा हमारा ये सब सारी चीजें। तो आज सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम्स में आते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है, एक बार बता दीजिएगा। बोलो। यस सर। ये जो है ना, कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर जो है ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? 8 है। ठीक है, यूनिट जो है 8 का है ये, थेरेपेटिक योगा। तो स्टार्टिंग में यौगिक प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज थ्रू द सुटेबल यौगिक प्रैक्टिसेस, यौगिक डाइट। उस इसमें ना सिर्फ योगा आसनों पे भी नहीं है, आपके डाइट पे भी फोकस होना चाहिए कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए। फिर यम नियम, आपने पतंजलि में भी पढ़ा होगा, यम नियम, है ना, पर्सनल क्लींजिंग एंड सोशल क्लींजिंग, आपने पढ़ा होगा ना, स्व संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान सत्य अस्त्य, ये सब सारी चीजें आप, यम नियम आपने पढ़ा होगा, वो सब का भी पालन करना है। ये और इफेक्टिव बनाने के लिए सटकर्म है,
6 क्रियाएं हमने पढ़ी थी, कहीं कहीं अष्ट क्रियाएं भी हमने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? हठरत्नावली, ये याद है ना? वो सारी चीजें देखते हैं अपन। सटकर्म, धोती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटा, कपालभाति, ये सारी चीजें हैं। फिर आसन है, कौन कौन से आसन हमें करना है, प्राणायाम, और फिर प्राणायाम हमने देखा 8 प्रकार के प्राणायाम है, वो सारी चीजें, मेडिटेशन, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कौन कौन से प्रॉब्लम में, किस तरह के प्रॉब्लम में ये सब चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, प्राणायाम कौन सा प्राणायाम हम यूज करें, मेडिटेशन किस तरह का हो, सटकर्म कौन सा लें, आसन कौन सा प्रैक्टिस करें। फिर आपका लाइफ स्टाइल, चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू योगिक स्क्रिप्चर्स, आपकी लाइफ स्टाइल पे भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आसन प्राणायाम डाइट ही नहीं, आपका पूरे दिनचर्या, वो सारे ही चीज थेरेपेटिक चीजों में आते, थेरेपेटिक योगा में आता है। आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी फॉर द फ्लोइंग कॉमन अलाइनमेंट्स। अब हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें, कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ना है, वो देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स में आपको सबसे पहले एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस और ब्रोंचियल अस्थमा, ये सारे क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आता है। ये सिलेबस में भी मतलब इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर पढ़ना है, जिसमें हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डिक अस्थमा, इंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें डायबिटिक मेलाइटस, हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस तरह ये डिजीज हमें एग्जाम में कैसे पूछ देगा, अभी जैसे कह रहा था मैं आपको कि पूछ देगा कि ओबेसिटी जो है वो कौन सा डिसऑर्डर है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, दे देगा 4 ऑप्शन। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ये चीजें आती हैं, ओबेसिटी। तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिजीज, कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है, ये सिलेबस आप चिपका लेना अपने सामने दीवार पे, ये पता होना चाहिए। इसके बाद ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल, ये फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसमें डिस्मेनोरिया, मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, योगा फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, एंटीनेटल पोस्टनेटल। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी वाले योगा भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, एंटीनेटल योगा, पोस्टनेटल योगा। ठीक है, किस तरह का हम एक्सरसाइज करें, ट्राइमेस्टर में क्या होना चाहिए, है ना, ये जो आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में हम कौन सा योगा कराना है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगा। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में आ जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में आ जाएगा, गैस्ट्रिक्स आ जाएगा, इंडाइजेशन, पैप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको हम कहते हैं, आईबीएस आप जानते होंगे। इसके बाद कोलाइटिस, पाइल्स। ठीक है, ये सारे एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है ये सारे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बैक पेन हो गया, इंटीरियल वर्टिब्रल डिस्क होता है, इसको हम कहते हैं आईबीडीपी। ठीक है, यहाँ है आईबीडीपी, ये प्रॉब्लम होता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और अथराइटिस हो गया। ये सब तो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है आजकल, तो आपको हर एक 10 में से एक ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम आपको आसपास आपको दिख जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना, उसमें माइग्रेन आ जाता है, ये हेडेक जो है हमारा माइग्रेन, है ना, जिसको अधकपारी भी कहते हैं हिंदी में, टेंशन हेडेक, ये दूसरा प्रकार है इसका। फिर इपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिया, जिसको होता है, किस कई प्रकार के फोबियाज होते हैं, तो वो, और डिप्रेशन। इस सब चीजों में हम क्या क्या हमें उसको देना चाहिए, किस तरह की इलाज करना चाहिए, किस तरह की योगा थेरेपी करना है उसको। जैसे अभी असरफ ने कहा कि हमें मुद्रा, प्राणायाम, आसन, ठीक है, इस तरह की थेरेपी, सटकर्म, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, इस तरह के उनको हम प्रिस्क्रिप्शन जो है देते हैं। अच्छा बताइए, योगा में ड्रग हम यूज करते हैं क्या? एनीवन?
नहीं पता? सर औषधियाँ यूज करते हैं। योगा में करते हैं औषधि यूज? नहीं नहीं पद्मा जी, सर, वो उसमें सर आयुर्वेद। नहीं करते नहीं कुछ यूज करते नहीं। सर। ये हाँ, इसमें हम ड्रग यूज नहीं करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, नन ड्रग ये थेरेपी है, आयुर्वेद नहीं है ये। योगा में हम कुछ भी नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ आसन प्राणायाम ये सब देते हैं सटकम में। ठीक है, सर क्या चलो अब जितनी हम भी आगे। ऑल्टरनेटिव थेरेपी है तो वो ड्रगलेस थेरेपी है ना? क्या? जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं वो क्या ड्रगलेस थेरेपी है? कैसे? जैसे कि एक्यूप्रेशर हो गया, हाँ प्राणिक जी, हीलिंग हो गया, हाँ जी आ, सब। योगा है, ये सब या अल्टरनेटिव एक्यूपें थेरेपीज में। हाँ जी, क्या? ओके। एक्यूपेंचर वगैरह भी ना? यस सर। हाँ वही, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, प्राणिक हीलिंग, और भी हैं। हाँ, ये सब सारे चीजें ना, योगा ये सब अल्टरनेटिव थेरेपीज में आता है, मेन थेरेपीज में नहीं आता। अभी हिमांशु ने कहा कि हम एक थेरेपी के साथ दूसरे थेरेपी भी दे सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिव एक्शन। चलो, अब ये सिलेबस समझ में आ गया ना सबको? सबको सिलेबस समझ में आ गया? यस सर। ओके, जी ये सर। आप सिलेबस देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा, और इसको याद करना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पूछ देगा आपसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किस प्रकार के डिसऑर्डर है, तो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर है ना। माइग्रेन किस प्रकार के डिसऑर्डर है, ऑप्शन दे देगा, साइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रो, और भी ऑप्शन दे देगा, तो क्या हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं। ओके, अब मैं आपको टॉपिक पे लेके जाता हूँ। ठीक है, व्हाट इज योगा? योगा इज ए कम्प्लीटली लाइफ स्टाइल, इसलिए आपको दिख रहा है ना, सबको स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? जी सर। ओके, व्हाट इज योगा? योगा क्या है, पहले हम इसको जानते हैं, क्योंकि हम थेरेपेटिक योगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना है कि योगा क्या होता है। तो योगा इज ए कंप्लीट लाइफ स्टाइल। ये क्या है, दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप चीजों को करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। आपने गीता में भी पढ़ा होगा, योगा कर्म शुक्ल कौशलम, कर्मों की कुशलता, ये क्या योगा है। तो लाइफ स्टाइल है, टोटली लाइफ स्टाइल योगा इट इज एंशिएंट साइंस, बहुत पुरानी एक विद्या है ये। ठीक है, इंडिया में फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ए स्टेट ऑफ मिस्ट्री। ये कठोपनिषद में कहा गया है कि आप अपने इंद्रियों पे, माइंड पे जब आप मास्टरी पा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड योगा। योगा के माध्यम से इसको योगा कहते हैं। और क्या है, योग वशिष्ठ में भी कहा है कि, ये थोड़ा सा मैंने रेफरेंस उठा के डाला है, स्किलफुल एंड सब्टल प्रोसेस टू काम डाउन द माइंड। माइंड को बिल्कुल एक सूक्ष्म प्रक्रिया है ये, जो एक कला है, सूक्ष्म प्रक्रिया है, माइंड को क्या है, शांत करने का, रिलैक्स करने का। ओके, इसके बाद आप भगवत गीता में भी पढ़ा होगा कि दुखा समय योगा वियोग, मतलब दुखों से वियोग हो जाना, वो क्या है, योग है। आपने भगवत गीता पढ़ा है ना? बताइए कौन सा श्लोक है ये? भगवत गीता पढ़ लिया ना आपने? कौन सा श्लोक है, छठ बताइए? सर छठे अध्याय का 23 वाला श्लोक है। कौन सा? सर 17 या फिर 23, इन दोनों में किसी को से है। याद है कौन सा श्लोक है ये? 23 है सर। 23 के आसपास है। हाँ, उसी के आसपास देख लेना। हाँ, मेरे को भी एग्जैक्ट 23 है सर। 23 है ना? हाँ, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर योगा थेरेपी क्या है? सम योगा प्रैक्टिसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिजीज टू क्योर एंड हील द प्रॉब्लम। योगा थेरेपी क्या है कि जो भी हमको प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, उसको हम क्योर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। योगा थेरेपी हैज डेवलप्ड एट ईच ईयर एगो व्हेन स्वामी विवेकानंद। हाँ, ये आपने, मैंने आपको हठ प्रदीप का पढ़ाया था ना, वहां पे 5th यूनिट कौन सा था? 5th उपदेश क्या था, 5वां चैप्टर? औषधि योगिक चिकित्सा। यौगिक चिकित्सा, राइट। वहां से ज्यादा डेवलपमेंट ये चीजें आई हैं, योगा थेरेपी समझ लो तो।
कुवलयानंद हैड कैरीड आउट सम एक्सपेरिमेंट ऑन पेशेंट ऑफ अस्थमा। ये बहुत ही फेमस था कि उन्होंने ब्रीदिंग पे रिलेटेड उसने एक्सपेरिमेंट किया था लोनावाला में, कैवल्य धाम में। तो वहां भी जो लोग महाराष्ट्र से हैं, लोनावाला के आसपास हैं, तो जरूर वहां विजिट कीजिए, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीज, आपको बताया ना कि साइकोसोमैटिक डिजीज। चलो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या समझते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज से, क्या होता है साइकोसोमैटिक? अशरफ, क्या होता है? सर ये मनोशारीरिक व्याधि, मानसिक और शारीरिक व्याधि। हाँ, मतलब इसका क्या होता है साइकोसोमैटिक, मतलब आपके जो मानसिक का प्रभाव आपके शरीर पे, जैसे अच्छा कोई एक डिजीज का नाम बताइए हिमांशु, साइकोसोमैटिक डिजीज कौन सा है? सर एंजाइटी डिप्रेशन, क्या? एंजाइटी डिप्रेशन को इसमें इंक्लूड करेंगे? आ सकता है, क्यों नहीं। आपके देखो क्या होता है साइकोसोमैटिक डिजीज में, आप जब परेशान रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो उसका प्रभाव आपके शरीर पे आता है, जिसे कॉल्ड साइकोसोमैटिक। आप स्ट्रेस पे रहो, देखो आपका शरीर पे उसका प्रभाव दिख जाएगा थोड़े से समय के बाद, ठीक है। तो स्ट्रेस हो गया, ये सब सारे जो है ना, एंजाइटी हो गया, ये सब साइकोसोमैटिक डिजीज के अंतर्गत आता है। हाउ योगा कैन बी थेरेपी, अब योगा को हम कैसे थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं? तो द टूल फॉर दिस इन इवोल्यूशन आवर बॉडी एंड माइंड। इसमें हम क्या करते हैं, योगा का मतलब क्या होता है भाई, शरीर और आत्मा, ये दोनों का मिलन ही तो योग है। हाँ, तो उसको एक टूल्स है, मतलब टूल फॉर, ये क्या है, योगा एक टूल्स है। और इस हम माइंड और बॉडी पे, ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल को क्योर करने का काम करते हैं बाय डूइंग द योगा प्रैक्टिसेस। सम ऑफ द योगिक प्रैक्टिस आर डिजाइन फॉर करेक्टिंग दीज टूल्स। टूल्स क्या यहाँ पे, टूल्स बॉडी एंड माइंड के लिए लिया है बेसिकली, कि इसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, किसको, बॉडी, अपने शरीर को और अपने मानसिक, अपने मन को, ठीक है। हठा योगा एक्सप्लेन सम इफेक्ट्स ऑफ आसना प्राणायाम एंड क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस एज बेनिफिशियल इन डिजीज फॉर द ट्रीटमेंट। जिसमें हम आसन, हठा योगा क्या एक्सप्लेन करता है, जिसमें आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, सटकर्म हो गया, ठीक है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है to cure the diseases. पतंजलि नेवर एक्सप्लेन अबाउट थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ योगा। हाँ, पतंजलि ने कभी भी इस थेरेपेटिक चीज को एक्सप्लेन नहीं करा है उन्होंने, उसने साधना पक्ष को लिया है। आप देखोगे पतंजलि में साधना पक्ष को ज्यादातर फोकस किया है उन्होंने। और कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी, मतलब जो मुख्य प्रिंसिपल्स क्या है, जो बॉडी को रिलैक्स करना, स्लो द ब्रेथ एंड काम द माइंड, माइंड को रिलैक्स करना। इजी एंड डिजीज क्या होता है, इजी होता है जैसे नॉर्मल कंडीशन ऑफ हेल्थ, आपका शरीर स्वास्थ्य जो है संतुलित है, अच्छा है, दिस द इज। एंड डिजीज हो गया उसका एबनॉर्मल कंडीशन, हेल्थ का एबनॉर्मल कंडीशन हो गया क्या, डिजीज। The aim of any therapy is establishing the normal condition from the disturbed condition. भाई थेरेपी का मतलब क्या है, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयां लेते हो, मतलब क्या होता है, हम बीमार से निकलकर स्वस्थ हो जाए, तो हम डिस्टर्ब कंडीशन से निकलकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। दिस द एम ऑफ एनी थेरेपी, कोई भी थेरेपी का ये उद्देश्य होता है। योगा एंड अदर थेरेपीज क्या है, योगा क्या बेस्ट ट्रीटमेंट विथ नो अल्टरनेटिव्स। अब देखो योगा कहाँ कहाँ बेस्ट है, अच्छा है योगा। तो एक तो स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा रिजल्ट है, साइकोसोमैटिक डिजीज में भी, डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है योगा का। मैं तो यहाँ रहता हूँ, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि सर आप सिर्फ कह रहे हो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसे भी नोन है जिनको कुछ इफेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो देखो योगा 100% रिजल्ट नहीं देता, कहीं पे भी गारंटी नहीं है कि योगा आपको 100% क्योर कर ही देगा। और ये सब पे लागू नहीं होता, किसी को, आपको पता है ना, किसी को कोई मेडिसिन सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो वैसे योगा है, हर किसी को कुछ सूट नहीं करता है, उसका तरीका होता है, वो करवाने वाले इंस्ट्रक्टर के ऊपर है। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। अगर किसी को
हम थेरेपी देते हैं तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसका हिस्ट्री जानिए। ठीक है, हिस्ट्री में कई सारी चीजें आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रकृति क्या है, प्रकृति को जाना, खासकर आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, वो बहुत करते हैं इस तरह की, और योगा वाले बहुत कम करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होता इस बातों का, प्रकृति गुण ये सब चीज, है ना। कोई कौन सी प्रकृति का है भाई, वात है कि पित्त है, कफ है, उसके अनुसार से हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको। ठीक है, और भाई किसका जो है क्या धातु बढ़ गया है, किस तरह, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। थोड़े बहुत आपको आयुर्वेद का भी नॉलेज होना चाहिए, तब आप अच्छे ट्रीटमेंट दे पाओगे योगा का। ठीक है, अब जिसको कफ बढ़ गया है ना, आप उसको शीतली प्राणायाम करवा रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि सामने वाले की कफ बढ़ी हुई है, वो चीजें पता होना चाहिए, सब चीजें ध्यान में आपको रखना है। ओके, डिजीज विद अननोन कॉजेज, ये चीजें जो है, योगा जो है बेस्ट है इसमें, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये हमारे पास जो है ना, एलोपैथी के या फिर आयुर्वेद कहीं से आते हैं स्लिप डिस्क का रेफरल होकर। मैं आपको इसलिए भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, मैं, हम तो यहाँ पेशेंट के बीच में बैठते हैं इसमें, वहां देखते हैं बहुत सारे रेफर्स आते हैं, एलोपैथी से आते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं आप योगा जाइए। हमारा अभी एक वो भी चल रहा है, साइकेट्रिक में जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर, वहां पे क्लास लेते हैं। अगर ऐसा होता तो एलोपैथी वाले भेजते नहीं योगा के पास, इफेक्टिव है तभी तो भेज रहे हैं ना, है ना। योगा क्या है, पैरेलल थेरेपी। पैरेलल थेरेपी मतलब एक साथ आप दूसरे थेरेपी भी ले सकते हो और साथ में योगा भी कर सकते हो, इक्वली पैरेलल चलेगा। तो हर डिजीज में आप मेडिसिन भी लेते ही हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो एलोपैथिक हो, लेते ही हैं, और आप साथ में योगा भी कीजिए। और जिसको हाइपरटेंशन है, जो डोज ले रहा है हाई, आप योगा प्रैक्टिस करो, डोज क्या होता है, कम होते जाता है। हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिसको मैं कराता हूँ, वो पहले बहुत हाई डोज पे थे, हाई बीपी थी उनकी, अब क्या उनकी मेडिसिन आधा हो गई है रेगुलर प्रैक्टिस करने से। डायबिटीज है, डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते। कोई कहता है कि नहीं मैं डायबिटीज आपको ठीक कर दूंगा, आपकी मैं ये हाइपरटेंशन ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो ये गलत है, कंट्रोल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक घुन शरीर में ना, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है ना, घुन, अब जो गांव से होंगे वो समझ जाएंगे क्या होता है ये, वो ठीक नहीं होता। वैसे ही है ये सब बीमारी, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, वैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो योगा की प्रैक्टिस से। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, कोई कहता है नहीं ठीक हो गया है, तो आप किस स्टेज पे हो, वो भी मैटर करता है ना। अस्थमा हो गया, टीसी, सप्लीमेंट्री फॉर अदर थेरेपी, किसी और थेरेपी के लिए सप्लीमेंट्री का काम कर। सप्लीमेंट्री क्या होता है, आप सप्लीमेंट्री खाते हो ना, लेते हो ना, बूस्ट, एक डोज, एक आपको बूस्ट करने का। तो जैसे हार्ट अटैक हो गया, इसमें क्या योगा एक सप्लीमेंट्री का काम करेगा आपको, एक्यूट कंडीशन में, यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है एक्यूट कंडीशन। इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे योगा क्या एज ए सप्लीमेंट्री काम करेगा, बाकी चीजें चलती रहेंगी। दैट्स वाई योगा क्या अल्टरनेटिव थेरेपीज है, इसलिए तुम कह रहे हैं। ठीक है, योगा आप कह रहा है ये लिमिटेशंस में आ जाता है, योगा यूजफुल नहीं है। किसमें यूजफुल नहीं है भाई, एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको योगा कराओगे कि डॉक्टर के पास ले जाओगे, इलाज करवाओगे। घाव हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम आ गए हैं, फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, HIV एड्स हैं। अब देखो HIV एड्स में क्या होता है, आप योगा दे सकते हो, क्यों, क्योंकि जिनको HIV एड्स हो जाता है या फिर कैंसर हो जाता है, वो क्या होता है, मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। आप इनके प्रॉब्लम्स ठीक नहीं कर पाओगे, HIV हो या फिर कैंसर हो। कोई कहता है हमने कैंसर ठीक कर दिया, भाई ऐसा स्टेज के ऊपर है, फिर से कह रहा हूं मैं, कौन सा स्टेज ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप उसके मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो, उनको थोड़ी सी खुशी दे सकते हो, उनको रिलैक्स। अब इस एक, अभी हमारा एक इंटरवेंशन भी हो रहा है इसके साथ, ब्रेस्ट कैंसर पे हमारे यहाँ। ठीक है, अब उनके हम ब्रेस्ट कैंसर को थोड़ी ठीक कर देंगे, नहीं, लेकिन वो पेशेंट क्या होते हैं इस टाइम पे, और डिप्रेस हो जाते हैं, उनको ना जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती है, डिपेंडेंसी आ जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम। अब इस जैसे CKD किडनी वाले पेशेंट है, वहां पे योगा यूजफुल नहीं है, किस मायने में, उसको हम किडनी ठीक कर देंगे, नहीं,
लेकिन हाँ, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, उसके वजह से एंजाइटी हो रही है, बहुत डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, योगा हेल्प करता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम क्या कहलाते हैं, सोमैटोसाइकिक प्रॉब्लम। ये फिर आपके शरीर पे आया, फ्रैक्चर आया, और आप किसी पे डिपेंड हो गए तो आप डिप्रेस होने लग जाते हो, अरे हमने किसी पे डिपेंड हो। ठीक है, तो सोमैटोसाइकिक, साइकोसोमैटिक एंड सोमैटोसाइकिक, ये अंतर है। इसका जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल मतलब जो बच्चों वाले डायबिटीज है, या डायबिटीज समझ लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है, योगा इसमें यूजफुल कंप्लीटली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ओके, इस प्रॉब्लम पे। इसके बाद योगा थेरेपी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चार्ट है कि हम पेशेंट आया, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको समझते हैं, उससे हम काउंसलिंग करते हैं, फिर डायग्नोज करते हैं। देखो योगा में ना ऐसा कुछ भी प्रॉपर डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं है। कोई है बता सकता है कि हम क्या करते हैं योगा में, डायग्नोस कैसे करते हो? नहीं करते। कुछ है ऐसा, किसी को आइडिया हो तो बताओ, एनीवन? कोई तो ऐसा नॉर्मली उनसे काउंसलिंग मशीन हो? बात करने करती हूँ। क्या? काउंसलिंग नहीं, करने से वैसा तो पता कुछ चलता नहीं है है। कि कौन सी प्रॉब्लम्स थी उनको, और उन्होंने पहले कभी कोई टेस्ट कराया है क्या, तो वो टेस्ट रिजल्ट्स देखते हैं, एक्सरेज वगैरह हाँ रहते हैं तो वो हाँ, देखते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, टेस्ट देखते हो। आप जैसे कि लेबोरेटरी के जो टेस्ट है वो देखते हो। आप खुद योगा थोड़ी आप आसन करा के उनको डायग्नोस कर रहे हो, नहीं करते ना। एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, ये सब आप टेस्ट कर लेते हो। अब किसी को पेन है, ठीक है, या तो आप क्या करते हो, उसको एक्सरे लेते हो या एमआरआई लेते हो। कोई फ्रैक्चर आ गया, फ्रैक्चर हो गया है, तो आप क्या करते हो, नी पेन है तो आप उसका एक्सरे लेते हो या एमआरआई लेते हो। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक चीज और है, एक एक्सरसाइज होता है, उसको हम कहते हैं एसएलआर। ने सुना है एसएलआर का नाम? क्या एसएलआर क्या होता है? एनीवन, एसएलआर क्या सर होता है? स्ट्रेट स्ट्रेट लेग रेज, उसमें सर हाँ, लेग को रेज करना होता है एक कितनी चीज डिग्री पर आप। आप चेक करते हो, अगर किसी को बैक पेन है या इस तरह का है तो कितने हम लेग्स को ऊपर उठाते हैं, या फिर नी है तो उसका मूवमेंट, हम लेग्स की मूवमेंट चेक करते हैं, जज करते हैं उठा के। गेट योर पॉइंट? तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप इस तरह की टेक्निक्स को अपना करके उसके पेन को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब किसी को पेन है, हैंड्स है, तो आप हैंड रेज करके किस लेवल का पेन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ट्रीटमेंट, इसके बाद आप मेडिसिन, ये नॉर्मल थेरेपी की बात है। आपने पेशेंट लिया, उसके सिम्टम्स को समझा, डायग्नोस किया, फिर उस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं या सर्जरी कराते हैं, फिर डाइट से कंट्रोल, डाइट देते हैं, और उसके लाइफ स्टाइल को, लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफ स्टाइल के चेंज करते हैं, है ना। ये ट्रीटमेंट इस तरह से होता है, फिर उसको क्योर करते हैं, फिर आपको गुड हेल्थ सब होता है। फिर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं रोग के, वो क्या होता है, हट जाता है। अब आता है डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि भाई हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ का मतलब क्या है। तो डिस्टर्ब इज डिजीज, है ना। डिस्टर्ब हो गया जो आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है। आप अगर आप समझो आयुर्वेद की दृष्टिकोण समझो तो वात पित्त कफ का अनबैलेंस हो जाना, हमारे शरीर में जो धातु है उनका अनबैलेंस हो जाना। ओके, तो ये है हेल्थ इज कॉमनली डिफाइंड एंड अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो बीमारी की अनुपस्थिति ही तो हेल्थ है, स्वस्थ है, सिंपल। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है हेल्थ की परिभाषा क्या है, जो फिजिकली फिट है, मेंटली हो, सोशल वेलबींग होना चाहिए, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब तो स्पिरिचुअल लेवल भी शायद उसने ऐड किया है, बट डिफिनेशन में तो नहीं देखने को मिलता है अगर आप वो सर्च करोगे, लेकिन कहते हैं कि स्पिरिचुअल को भी उन्होंने फोकस किया है। फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ, सोशल वेलबींग एज वेल एज स्पिरिचुअल। लेटेस्ट डिफिनेशन, एबिलिटी टू लीड सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। अच्छा, ये ऐड किया है उन्होंने एक चीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये आपने पढ़ाई होगा आयुर्वेदा में, शम दोष समाग्निश्च सम धातु मला क्रिया
प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति भी यदि स्वास्थ्य की परिभाषा है, हेल्थ की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि जिसके दोष समान हो, है ना, वात पित्त कफ जिसके समान हो, अग्नि जिसके समान हो, सम धातु धातु जो भी है, सप्त धातु रस रक्त मांस में शक्ति मज्जा, ये मल क्रिया जो हमने मल आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद में, पुरुष है, मूत्र है, और भी जो मल हमारे जो शरीर से उत्सर्जन करके जो बाहर निकलते हैं, पसीना सना, ये सारी चीजें मल में आती है। ठीक है, और हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न होनी चाहिए, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। ये क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। आप सोच लो कि हम हमारे आसपास कितने लोग स्वस्थ हैं, या खुद को देख लो, हमारी इंद्रियां प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है क्या? हजारों लाखों में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आयुर्वेद के इस डिफिनेशन को जस्टिफाई कर पाएगा, है ना। हेल्थ इज अ गॉड गिफ्टेड है, हमारा जो स्वास्थ्य है क्या गॉड गिफ्टेड है, सभी के लिए फंडामेंटल राइट, इस सबका मौलिक अधिकार है, एसेंशियल कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेजर एंड साउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट कॉजेज डिजीज? ये डिजीज का कारण क्या? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक ये है कि स्ट्रेस होना, स्ट्रेस की वजह से तो बहुत सारे हमारे शारीरिक व्याधियां आती हैं। स्ट्रेस ऑफ पास्ट लाइफ, जो पास्ट लाइफ मतलब जो हमारे संस्कार होते हैं ना, हमारे चित्त में जो भी चीजें जमा, आप कई बार आपकी चीजें ना अंदर जमा रहती है और समय से वो बाहर आता है। ठीक है, वो हमारे शरीर पे भी उतना ही इफेक्ट डालता है, और कई रूप में वो हमारे शरीर में एक गांठ का रूप ले लेता है, एक प्रॉब्लम्स का रूप ले लेता है। स्ट्रेस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, ये जो हम अभी वर्तमान, उसको हम स्मृति कहते हैं। अभी आप जो जी रहे हो, अभी का जो लाइफ स्टाइल है, देखो आजकल के बच्चे कितने स्ट्रेस ले लेते हैं। आपने देखा होगा कितने स्ट्रेस ले लेते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। ठीक है, कई प्रकार की ये चीजें आती हैं हमारे समाज में। चित्तवृत्ति, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड एंड थॉट्स। चित्तवृत्ति आपने पतंजलि सूत्र में पढ़ा होगा, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तीसरा मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, दैट इज हाउ हमारे जो विचार हैं सब चीज। स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट, स्ट्रेस और कैसे ये इफेक्ट होता है। आप जो सोचते हो ना, आप देखो चीजें बहुत ही सिंपल है। सोचा हमने कोई भी विषय या कोई भी चीज है, उससे हमें अटैच हो जाते हैं, इच्छाएं हमारी जागृत हो जाती है, बढ़ जाता है। अगर वो इच्छा पूरा ना हुआ, ठीक है, जैसे कोई बाइक है, आपको उससे प्यार हो गया, लगाव हो गया, अटैचमेंट आ गया किसी बाइक से, तो आप उसको पाने की इच्छाएं आने लग जाएगी कि हमें ये चाहिए। अगर आप उसे नहीं पाते हो तो क्या होगा, गुस्सा आता है, और गुस्सा की वजह से कई प्रकार की चीजें, डिल्यूजन्स हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। इसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी, आप भूल जाते हो कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, गलत कदम उठा बैठते हो, चाहे वो चोरी करने लग जाते हो, मर्डर, बहुत सारी चीजें हमारे। ठीक है, एंड लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये चीजें हम पूरी तरह से, मतलब ये एक प्रकार के एक रोग का रूप ले लेता है हमारे शरीर में। स्ट्रेस की वजह से ये हो रहा है आजकल चीजें, और इसका इफेक्ट है ये किसी की पाने की इच्छा, और जैसे ही आप इस चीजों में पड़ोगे तो फिर कई सारी चीजें आप घटित हो जाएगी आपके जीवन में। और ये एक प्रकार का रोग ही है। अब देखो यौगिक स्ट्रक्चरल सिस्टम, टाइम हो गया क्या? चलो थोड़ा सा है और इसको हम देख लेते हैं। यौगिक स्ट्रक्चरल सिस्टम है कि जो हमारा जो शरीर का जो निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, सप्त धातु से हुआ है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र। ठीक है, रस को चाइम कहते हैं, ब्लड काइल, इसको काइल बोलते हैं, काइल। रक्त ब्लड, मस्सा फ्लेश मीट फैट अस्थि बोन मज्जा मैरो एंड सुकसीलिया। ये इससे हमारा शरीर का निर्माण, और किससे होता है, त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, पंचकोश। ये जो हमारा शरीर का जो, ये हमारे शरीर के बारे में है कि कैसे ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हमारे शरीर में ये भी अनबैलेंस हो जाए, वात अनबैलेंस हो जाए, फिर कफ, तो क्या होगा, व्याधि हो जाएगी। सात धातुओं में से कुछ भी अगर अनबैलेंस हो गया, ठीक है, खाते हो उससे रस बनता है, अगर अच्छे से रस नहीं बना तो वो प्रॉब्लम है। रस नहीं बनेगा तो रक्त कैसे बनेगा, अच्छे से रक्त नहीं बना तो मांस कैसे होगा, मेद कैसे आएगा, फिर अस्थि, फिर वो
ये फिर ये सीरीज है, ठीक है, इससे इसका निर्माण हुआ, इससे इसका निर्माण। तो इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण है। पंचकोश, ये जो हमारे शरीर है, कई लेयर्स है, ठीक है। तो कई प्रकार 5 लेयर्स ये हमारे शरीर में है कि एक अन्नमय कोश, ये फिजिकल से जो चीज हम खाते हैं, तो ये शरीर का निर्माण हो, ये बाहरी चीजें हैं, आउटर लेयर है हमारा अन्नमय कोश, आउटर लेयर। उसके भीतर हम और जाते हैं तो जैसा प्राणमय कोश, एनर्जी सीट जिसको हम कहते हैं, प्राणमय कोश, और थोड़ा सा अंदर गए, उससे भी और अंदर जाएंगे, माइंड से, मनोमय कोश, मन से रिलेटेड। फिर विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में सीड ऑफ इंटेलेक्चुअल है, उसके अंदर और हम गए। फिर उसके अंदर आप जाओगे तो आनंदमय कोश आता है, सीड ऑफ इंटरनल प्लेस, तब एक हैप्पीनेस वहां पे मिलता है। और ये शरीर की 3 प्रकार की जो शरीर होते हैं हमारे, एक होता है स्थूल शरीर, जो अन्नमय कोश हम अभी आपको पढ़ा है, जो आउटर लेयर जो है दिखता है। ये सब सारी चीज क्या है, सूक्ष्म है, सिर्फ स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है इस तरह से। सूक्ष्म शरीर जिसमें हम प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये हमारा क्या है, सूक्ष्म शरीर, जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, स्थूल शरीर जिसको हम देख सकते हैं। और एक है कारण शरीर, जिसको आनंदमय कोश यहाँ पे हम समझते हैं, कारण शरीर। जब यहाँ पे सीट ऑफ इंटरनल ब्लिस, एक अलग तरह का परमानंद की प्राप्ति यहाँ पे होता है कारण शरीर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी, अब योगा थेरेपी में हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं पेशेंट को, ये है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड है ना, सटकर जिसको कहते हैं, आसन, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार का आसन प्राणायाम, और हर पे अलग अलग इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं आसन आप जैसे बैक पेन है तो सारे आसन करा दो, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आसन करा दो, नहीं। स्पेसिफाइड आसन, स्पेसिफाइड प्राणायाम, स्पेसिफाइड मुद्रा, मेडिटेशन, ठीक है। अब किसी को भी बहुत सीवियर माइग्रेन है, आप मेडिटेशन करा दो भाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो देखना पड़ता है कि हमें सबको मेडिटेशन नहीं करा सकते। रिलैक्सेशन टेक्निक, आप एक बहुत यहाँ पे एसबीआई में बहुत अच्छा है, डीआरटी है, आईआरटी है, क्यूआरटी है, इस प्रकार के टेक्निक्स आपने योगा प्रैक्टिस वाले एक सेशन है ना, आपको आई थिंक 10th यूनिट होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा रिलैक्सेशन टेक्निक, वो चीजें हम देते हैं। अब लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है, यम नियमा, ठीक है, सोशल डिसिप्लिन हो गया, और नियम में पर्सनल रिसोर्स, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणायाम, ये हो गया। और यम में आप, ये पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपने आपको कहाँ पढ़ाया था 10 नियम और 10 यम, हट भी काम वशिष्ठ संहिता। किसमें? वशिष्ठ संहिता में भी पढ़े ना। हट भी में भी है। और वशिष्ठ संहिता। हाँ, वशिष्ठ संहिता में भी, ठीक है। तो ये है, तो आप उसको देख लेंगे, ये आप क्या होता है इसमें, सत्य, अस्त्य, अहिंसा, यही सब आता है ना यम में, सोशल डिसिप्लिन में। इसके बाद मिताहार, बैलेंस डाइट आपको लेना है। फूड, फूड भी 3 प्रकार की, आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, है ना, कि आपको फूड एक प्रॉपर लेना है, ऐसा नहीं कुछ भी ले लेना है। इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, डाइट का इफेक्ट पड़ता है। बॉडिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड में आपका धौती आ गया, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। धौती में क्लिनजिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक आता है। वस्ती में क्लिनजिंग ऑफ लार्जनेस ऑफ चाइनल रेक्टम, वस्ती जो हमारे मूल प्रदेश में, आपको मैंने पढ़ाया है ये सब चीजें। नेति, क्लिनजिंग ऑफ नसल कैविटी एंड फेरिंग्स। नौली क्रिया, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। त्राटक ये आईज के लिए भी है, और इसको हम मेडिटेशन के रूप में भी समझते हैं, और आईज की भी क्लिनजिंग होती है त्राटक। कपालभाति, प्यूरिफिकेशन ऑफ साइनस कैविटीज। कैविटीज क्या होता है, एक खोखला जगह होता है, ठीक है, जो हमारे ये आईब्रो से लेकर नोजल के स्पेस में आता है, कैविटीज होती है, ठीक है। आप जो बोलते भी हो वो क्या होता है, एक, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्या होता है एक्चुअली साइनोसाइटिस, जब हम पढ़ेंगे ना वहां डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद कपाल, टाइप्स ऑफ साइनस, यहाँ पे हमने एक नोट्स कर दिया कि फ्रंटल, कई प्रकार, 4 प्रकार के साइनस होते हैं, फ्रंटल, राइटल, इफिनोइड एंड सबमैक्सिलरी। ये आप देखो क्या है, योगा थेरेपी को पढ़ने के लिए ना थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल एनाटॉमी भी आपको आनी चाहिए। आप लोग को एनाटॉमी हो गई क्या, चल रही है?
चल रही है चल रही है। चल रही है ना, तो ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं सर। नो सर। नहीं पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम? अच्छा ठीक है, वो पढ़ लेना, मैम को बोलना था जल्दी पढ़ा दे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है, साइनोसाइटिस, ये चीज हम देखें कल से। इसका नाजो नाजो लैक्रिमल डक्ट, ये क्या है? एक डक्ट है, एक नली है। ये कनेक्टेड करता है किसको? नोज से और आईज से। आप देखो, जो कोई रोता है ना, देखना कोई रोएगा ना तो उसके नाक से भी पानी आता है, वो आपने देखा है? आप जब नहीं महिलाएं सर। रोती होंगी, उसे सब लोग जानते होंगे। उनको याद आएगी जब जिनके शादी हो गए, वो जिनकी विदाई होती है ना, जो रोते हैं, तो देखना वो नाक से भी पानी गिरते रहते हैं और आंख से तो गिरते ही है। तो जॉक्स अपार्ट, तो वो क्या है, कनेक्टेड रहता है वो डक्ट नाक से लेके आईज के पास। तो जैसे आंसू गिरता है ना, वो नाक से भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से नेचुरल लैक्रिमल डक्ट की वजह से। आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे इसको। फिर आसन है। आसन में क्या चीज हम फोकस करते हैं? ऐसे नहीं, आजकल लोग आसन को ना जिम्नास्ट बना दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन को अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो उसका इफेक्ट है, अदरवाइज ऐसे नहीं है। तो क्या क्या चीज हम फोकस करते हैं आसन पे? ठीक है, इसको विन्यासा स्टेप से एक होता है विन्यासा फॉर्म में, आप, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन मुख्यतः जो है आसन का एक पोस्चर, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। ब्रीदिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, कि हम कैसे बॉडी को मूव करते वक्त कैसे किस पोजीशन में हमें इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। दृष्टि, अष्टांगा विन्यासा जो लोग जानते होंगे, वहां पे 9 दृष्टि बताया गया। हस्ताग्राही दृष्टि, नव पार्श्व दृष्टि, हस्तग्राही, अंगुष्ठ दृष्टि, कई प्रकार की दृष्टि है। हस्त दृष्टि, 9 प्रकार की दृष्टि जो है बताई गई है। आप देखते होंगे कि अंगूठे को देखिए, नाक के अग्रभाग को, पैर के जब पोजीशन हम करते हैं, आप त्रिकोणासन करते हो तो हस्तग्राही दृष्टि, हाथों को देखते हैं, हाथ ऊपर करके देखते हो। दृष्टि बहुत फोकस जरूरी है इसमें भी। ये कंपोनेंट्स है। स्थिति, आपकी फाइनल पोजीशन कैसी होनी चाहिए, वो भी महत्व रखते हैं। इज द कंपोनेंट्स ऑफ आसना। प्राणायाम, प्राणायाम क्या करता है? कंट्रोलिंग ऑफ मोशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। प्राण प्लस आयाम। ओके, इसका रेगुलेटर्स ऑफ प्राणायाम, ये क्या करता है? देखो, प्राणायाम हम जब करते हैं तो हमें लेंथ का भी ध्यान देना होता है। सुदेशा कहते हैं, कितने टाइम तक इनहेल करना, एक्सहेल करना, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, वही हो गया लेंथ एंड ड्यूरेशन, कितना लंबा, और होल्डिंग, कितना देर तक आप होल्ड करते हो, कितने नंबर्स, काउंटिंग। इसको टोटल आप समझ लीजिए, आपने रेशियो पढ़ा होगा, 1:1:1, 1:2:2, 1:4:2। इस तरह के कई रेशियो आपने घंट संहिता में पढ़ा होगा। ओके, तो ये क्या है? रेशियो आपको पता होना चाहिए, प्राणायाम के रेशियो, प्रॉपर रेशियो से करना। इनहेल कितना करना, होल्डिंग कितना करना, एक्सहेल कितना करना। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राणायाम, टाइप्स ऑफ प्राणायाम अगर आप घृण संहिता की बात करें तो वहां पे 8 है। पता हठ प्रदीपिका की बात करें तो वहां पे भी 8 है, एक दो डिफरेंट है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र दिया है, तो वहां पे 4 प्रकार के दिया था, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर। अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर था, ये चीज याद रहा। यहाँ पे केवल केवल आई थिंक है क्या वहां पे, पता नहीं, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, बियॉन्ड नहीं है सर। हाँ, सर वो विषय विक्षेप ही है सर। बाह्य वो सर अभ्यंतर विच्छेद। अभ्यंतर हाँ, विच्छेद। बाह्य अभ्यंतर संभव जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वही है, वही उसको केवली में ही समझते हैं, मतलब होल्डिंग, सॉरी, ये 4 प्रकार के अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र है। बस 5 मिनट और दे दीजिए। आज मैं आपसे लेट से स्टार्ट किया था क्लास, तो मैं थोड़ा लेट से छोड़ूंगा। बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। प्राणायाम एंड बेस्ड ऑन त्रिदोष। आप देखो, क्यों मैं कहा था कि आपके जो दोष बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे सूर्य भेदी है,
तो वात दोष वो कह रहा था वहां पे, उस वात दोष है जिनको सूर्य भेदी कराइए। कफ दोष है तो उज्जाई कराइए। आपने पढ़ा होगा, ये बहुत हेल्पफुल है कि उज्जाई जब मैंने आपको पढ़ाया था हठ प्रदीपिका में, तो वहां पे था कि कफ दोष का नाश करता है, ठीक है, उज्जाई। इसके बाद शीतकारी शीतली है, पित्त दोष, जिसको भाई पित्त दोष है तो आप शीतली शीतकारी करवाइए, उनको ये हेल्प करेगा। आदमी को त्रिदोष है, तीनों दोष तो है, तो उनको भस्त्रिका करवाइए। कफ है तो भ्रामरी करवाइए। पित्त है तो मूर्छा प्लावनी, यहाँ पे भी पित्त है, ठीक है, ये चीजें उसमें हेल्प करता है। मुद्रा, मुद्रा क्या है, इसमें हम आसन के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ आसन एंड प्राणायाम, प्रैक्टिसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आसन एंड प्राणायाम। ये थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, एक मिनट। जैसे कि देखो, विपरीत करनी आप करते हो, विपरीत करनी, जैसे उसमें क्या है, पोस्चर्स है, मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करनी, महावेद और बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, ये सारे चीज मुद्रा और बंध के ही चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया है, मुद्रा में, ठीक है, ये पॉइंट्स। ओके, तो मुद्रा आप ध्यान रखिए कि मुद्रा हम देते हैं थेरेपी में भी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, थेरेपी हम क्या दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स में, तो मुद्रा, प्राणायाम, आसन, ये चीजें। मेडिटेशन टेक्निक अकॉर्डिंग टू पतंजलि सूत्र, आपने ये देखा होगा, प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यान क्या है उसका ये डेफिनेशन यहाँ पे था, शॉर्ट में लिख दिया था। थर्ड चैप्टर का दूसरा उपदेश है, किसी को याद होगा तो वो आप ध्यान रखेंगे। फैक्टर्स विच गवर्न्स ध्यान, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ध्यान की में। एक तो जगत का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, किस टाइम एक जगह और किस चीज पे हम ध्यान लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, है ना। एक फूड, आहार का भी, अगर आप फूड पेट भर के खाना खा लो तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, तो एक आहार का भी ध्यान, हमें फूड का ध्यान रखना है। रिलैक्सेशन टेक्निक हम देते हैं फर्स्ट में, जिसमें शवासन हो गया, शीतलीकरण हो गया और योग निद्रा। इसेंशियल पॉइंट्स इन योगा थेरेपी, क्या क्या चीजें ध्यान आपको रखनी चाहिए योगा थेरेपी में। तो पेशेंट्स हैज टू डू द रिक्वायर्ड प्रैक्टिसेस हिम और हरसेल्फ, खुद से, मतलब पेशेंट को एक, देखो एक बार तो सीख लो आप अच्छे से, योगा थेरेपी सीख लीजिए किसी योगिन से, और फिर उसका अभ्यास खुद से कीजिए, रिजल्ट में टेकन। हाँ, आप ऐसा नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। पेशेंट घबरा जाते हैं कि हमें, आज ही एक पेशेंट आया, बोला सर, आज आया एक पेशेंट फ्रोजन शोल्डर का आया हमारे पास, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, तो उनको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाई, और फिर थोड़ी देर में सर अब हो गया सर, अब इतना नहीं होगा हमसे, एक ना बहुत, कोई भी एक दो आसन बता दो स्वीट एंड सिंपल, बस वो करके हम ठीक हो जाएं, कोई भी ऐसा रामबाण बता दो, इलाज संजीवनी बूटी दे दो, हम ठीक हो जाएं। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता कि इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं योगा को, ठीक है, आप मुझे सर ऐसे कोई मेडिसिन दे दो। तो वही कहा कि योगा मेडिसिन नहीं होता, आपको तो टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कई प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं। द प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड टू बी डन करेक्टली एंड रेगुलरली, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सही पोस्टर्स में, मुद्राओं का ये सही। एक बार आप इसलिए कहते हैं कुछ दिन आप थेरेपेटिक सेशंस लो, कहा जाता है पहले सीखो फिर जाकर खुद से करो। कंट्रोलिंग द डाइट एंड बेनिफिशियल फॉर द, एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है कंट्रोल करना डाइट को। हमारे पास आएंगे, सर हमारा ओबेसिटी है, योगा करा दीजिए, हम यहाँ पसीना बहा रहे हैं, और योगा करने के बाद बाहर वो जाके ठेले पे गुपचुप, पिज्जा, बर्गर खाते हैं, और फिर कहते हैं 1 महीने होने के बाद कि सर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको कंट्रोल करना है डाइट पे, ठीक है। सम फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये चीजें हैं कि कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है, कितने बार देखें, बस 2 पेज है ना, 2-3 पेज है, वो हम कर लेते हैं फटाफट। देखो, फिजियोलॉजिकल योगा क्या है कि आपको तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा। ऑटोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। पैरासिम्पैथेटिक असिम्पैथेटिक क्या हो गया? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो एटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम करने का, बैलेंस करने का काम करता है, जिसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जैसे कि हाई बीपी हो गया है, दिस इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब किसी को लो बीपी हो गया है तो सिंपैथेटिक, मतलब उस दोनों को कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है ये चीजें। ठीक है, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन करेगा इसको, है ना, किसी का पल्स बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। बेनिफिट है, ब्लड प्रेशर इस कंट्रोल में रहेगा, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स जीएसआर बैलेंस रहेगा। ओके, ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता सकता है ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नीतू जी, नीतू डांग, एनीवन? सॉरी सर, ध्यान नहीं है। नहीं याद है? किसी को याद है बताइए, एनीवन? इलेक्ट्रो इसिनोफिलोग्राफ, ये जो हमारे ब्रेन में लगाते हैं ना ऐसे भी, उसमें हम अपने स्लीप ऑर्डर्स को चेक करते हैं, जिसमें अल्फा वेव्स होते हैं, थीटा, बीटा, ये वेव्स जो होता है वहां उसी में मेजर करते हैं ईईजी में। ठीक है, इलेक्ट्रो इसिनोफिलोग्राफ ऐसे नाम है इसका, आप देखना। ठीक है, तो ये इसको बढ़ाता है, इन मतलब मेंटेन करने का काम करता है, ये समझो आप, ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन में खासकर। ठीक है, इस तरह की रिसर्च भी आप देखोगे एस में भी होता रहता है, इस तरह कई जगह होता है जहाँ मेडिटेशन पे, तो वो लगाते हैं ईईजी। कई प्रकार के आपने देखा होगा इमेज, जो नोट्स हमारे बटन जैसा, वो पूरे हमारे हेड पे लगाते हैं। ईएमजी, में भी ईएमजी क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये हमारे मसल्स के रिस्पॉन्स को, जैसे कि जैसे कि बोलो कि जैसे हाथ पक गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया तो क्या होता है, रिस्पॉन्स लेना, हमारे उंगलियों के अच्छे स्किन का या मसल का, ये रिस्पॉन्स चेक करता है, इलेक्ट्रिकली चेंज करना, मूवमेंट को उसको चेक करना। जैसे कोई ठंडा है, आप बर्फ को हम छूते हैं तो मसल्स क्या है, रिस्पॉन्स करेगा, तो वो इसी को यही चेक करता है, ईएमजी की एक्टिविटी डिक्रीजेस। कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी मेंटेन होता है, इट्स नॉट अ डिक्रीज, ये सही वर्ड नहीं है, मेंटेन करना उसको, उसको प्रोसेस में लाना योगा के थ्रू। कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंसी इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ आपको बढ़ेगा, इंडोरेंस, यहाँ से देख लेते हैं आप नीचे, पेन आपके जो शारीरिक पेन है, दर्द है, वो बढ़ेगा, इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, स्लीप ऑर्डर्स जो है वो इम्प्रूव होगा, वेट नॉर्मलाइज होगा, कंट्रोल होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगी, इंडोरेंस इंक्रीज होगा, पोस्चर इंप्रूव होगा, एक्सक्रीटरी फंक्शन इंप्रूव करेगा, इंडोक्राइन फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस नॉर्मलाइज, और रेस्पिरेटरी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज। ये सारे जो हमारे चीज है ना, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल, गैस्ट्रो पेट से रिलेटेड, इंडोक्राइन से रिलेटेड जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, उसको भी मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, दिस इज द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, दिस इज फिजियोलॉजिकल बेनिफिट है ये। और साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? आपके मूड को अच्छा करेगा, मूड इंप्रूव करेगा, सोमैटिक एंड काइनेटिक अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगा, वेल बीइंग इंक्रीज होगा, सेल्फ एक्सपेक्टेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्रीज करेगा, सोशल एडजस्टमेंट इंक्रीज होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये क्या है हमारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अब आता है साइकोमोटर फंक्शन इंप्रूव हो, जैसे कि मूवमेंट है, मोटर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होना, तो साइकोमोटर फंक्शन में जैसे ग्रिप, आप किसी चीज को पकड़ते हैं, ठीक है, वो सब सारे, आई का कोऑर्डिनेशन, आई मूवमेंट्स, ये इंप्रूव करेगा। ठीक है, स्टूडियस डेप्थ परसेप्शन इंप्रूव, बैलेंस इंप्रूव करेगा, इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इंप्रूव, ये सारे चीज साइकोमोटर फंक्शंस
में आता है ये यूज करेगा। ये चीजें मैंने एक्चुअली आपको ऐड करा, आपको पता होना चाहिए, सब टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप सीखते हो, आपसे कोई पूछ दे क्या होता है, तो जब आप इस तरह से आंसर दे दोगे ना, इंटरव्यू जब होगा, तो वहां पे इस तरह की एक एनाटॉमिकली वर्ड्स यूज जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले। कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है। आप ऐसे बोलो कि सर, आपसे पूछ देगा, तो अब नॉर्मली हम लोग क्या, अरे बॉडी पेन ठीक होगा, एंजाइटी ठीक होगा, नहीं, आप इस तरह के यूज कर सकते हैं। आपकी सर साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट होता है, साइकोमोटर फंक्शन इंप्रूव होता है, कॉग्निटिव फंक्शन। तो आपसे फिर पूछेगा इंटरव्यूअर कि अच्छा कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, साइकोमोटर फंक्शंस क्या होता है, तब आप उसको ये बताओ कि सर आई कोऑर्डिनेशंस, मूवमेंट, हमारे बॉडीज के मूवमेंट, पोस्चर्स, ये सारे हमारे साइकोमोटर फंक्शंस में आता है। कॉग्निटिव में हो गया कि अटेंशन मूवमेंट हो गया, ये सूक्ष्म चीजें, कंसंट्रेशन, मेमोरी पल्स इंप्रूव हो जाना, सिंबल कोडिक इंप्रूव हो जाना, लर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाना, डेप्थ परसेप्शन इंप्रूव हो जाना, फ्लिकर फंक्शन फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाना, ये सब क्या है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में आता है। सम बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ योगा, ये भी होता है, इसको भी जानना चाहिए। आपके ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जो बढ़ जाता है ग्लूकोज, उसको ये मेंटेन करता है। इट्स ग्लूकोज इज नॉट अ राइट वर्ड, इट्स अ मेंटेन। सोडियम लेवल मेंटेन, वो जरूरी है ना आपकी बॉडी में, कम होना भी ठीक नहीं है, ज्यादा होना भी ठीक नहीं है। मेंटेन इट्स अ प्रॉपर वर्ड। सोडियम लेवल मेंटेन होना, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, कोलेस्ट्रॉल का नहीं बढ़ना, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज किया है। लेकिन I think maintain is a appropriate word. Triglycerides maintain is good. HDL cholesterol maintain या फिर increase, ये उसके लिए है जिसका घट गया है, बढ़ गया, बढ़ गया वो घट गया। That's why यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, बट maintain words is good, ठीक है। HDL कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, LDL, ये सब क्या है, एनाटॉमिकली वर्ड्स हैं। आप इसको छोड़ भी सकते हो, इतना डीप आप नहीं जाओ, कोई बात नहीं है, बट एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा, बट आपके नॉलेज के लिए था कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो बायोकेमिकल्स इफेक्ट ऑफ योगा हो गया, ये सब चीजें आप, अगर आपको लगता है कि सच बहुत डीप है तो यू कैन स्किप इट, ये वाला चीजें। योगा थेरेपी लिमिटेशंस वेरी वेरी, अब क्या है, हर जगह अभी आपको मैंने बताया ना, इससे कोई डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं है प्रॉपर योगा का। नो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी में आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। नो मेडिसिन इन एनी फॉर्म, कोई भी मेडिसिन इसमें नहीं देते हैं। नो ट्रीटमेंट इन सीवियर इलनेस, कोई भी सीवियर पेन द बीमारी है, वहां पे इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अल्टरनेटिव थेरेपी। ओके, योगा इज अ। अब हम नेक्स्ट सेशन में अब एक एक करके जो है डिसऑर्डर्स हम देखेंगे कि भाई रिस्पिरेटरी ऑर्डर्स क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एक एक करके। पहले से रेस्पिरेटरी में हम पहले साइनोसाइटिस देखेंगे उसमें। तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड आप बेसिक जो है पढ़ के आइएगा, ये आपका होमवर्क है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये आप पढ़ के आएंगे। आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल लिव। समझ में आया आज का सेशन? समझ में आया, ये बताइए पहले। यस सर, अच्छे से समझ में। नहीं तो फिर हम, कई तरीके हैं, अगर आपको समझ में आया है देन सबको समझ में आना चाहिए। एक भी अगर व्यक्ति कह रहा है कि सर नहीं आया, तो देन कुछ हम अलग तरीका करेंगे। लेकिन आई थिंक ये काफी है। मैंने बहुत लो लेवल से समझाने का प्रयास किया है, बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किया है। अब धीरे धीरे मेन टॉपिक्स हमारा आएगा जो है कल से, ठीक है। तो आप लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आना, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो बेसिक फंडामेंटल एनाटॉमी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो मैं कल, आज टाइम भी हो गया है, तो कल मैं आपसे प्रश्न पूछ लूंगा इससे रिलेटेड, है ना। डिसऑर्डर आप याद कर लीजिएगा कि कौन से डिजीज किस और कौन सा डिसऑर्डर है। ओके, ओके, शांति पाठ मैं आज करा देता हूँ, कल से आप कराइएगा। थैंक यू। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद।
लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़िए, मन को शांत स्थिर। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभनं मनस्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ज्वाइन योर palms, rub your palms, put on your face। सभी को प्रणाम, नमस्कार।